नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर को, और फर्स्ट पेपर के हमने कुछ टॉपिक है कवर कर लिए। आज हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर और अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी आरपीएससी ने फर्स्ट पेपर में इन नेताओं को विशेष सिलेबस में इन नेताओं को दे रखा है, और इनके आरपीएससी ने जो भी पिछले एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन किए हैं, यानी आरपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के ओल्ड क्वेश्चन है, उनको हम व्याख्या सहित पढ़ेंगे दोस्तों। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो 1932 में। यह आरपीएससी 2014 में पूछा गया था मित्रों। प्रश्न क्या है? प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? आंसर क्या हो जाएगा? 1932। गांधी जी ने 1932 में पूना समझौते के बाद अस्पृश्यता विरोधी अभियान के तहत ऑल इंडिया एंटी अनटीचेबिलिटी लीग की स्थापना की, जिसका बाद में नाम बदलकर क्या कर दिया? हरिजन सेवक संघ कर दिया। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। याद रह जाएगा। महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की? 1932 में की। तो 1932 में महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी, जिसका ही बाद में नाम क्या कर दिया? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ कर दिया। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिड़ला थे। तो याद रहेगा मित्रों। आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको कहते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये 1930 में किया गया था। ये आरपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया था मित्रों। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1930 में शुरू किया गया। गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। यह नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर अहिंसक विरोध का एक महत्वपूर्ण चरण था मित्रों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? यानी गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कितने हुए थे? 3 हुए थे। गोलमेज का मतलब क्या होता है कि मेज है वो उसका आकार है वो गोल होता है, राउंड होती है, और इसका मतलब होता है कि सभी को बराबरी का दर्जा। तो अंग्रेजी भारतीयों को यह दिखाना चाहते थे कि हम भी भारतीयों को सम्मान देते हैं, भारतीयों को अपने बराबर समझते हैं। इसलिए भारतीयों को खुश करने के लिए अंग्रेज़ों ने गोलमेज सम्मेलन, जिसको इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं और हिंदी में गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, ये 3 सम्मेलन हुए थे। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की तरफ से केवल दूसरा जो सम्मेलन हुआ 1931 में, उसमें भाग लिया था मित्रों। ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरे सम्मेलन में। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी गए थे। और ये भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर मित्रों। गांधी इरविन समझौता 1931 के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में दूसरे गोलमेज सम्मेलन, जो सितंबर और दिसंबर 1931 में हुआ था, भाग लिया। वह अन्य सम्मेलनों में क्या रहे? एब्सेंट रहे थे मित्रों। महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ये आरपीएससी 2016 में पूछा गया था मित्रों। क्या? करो या मरो का नारा, या तो देश को आज़ाद कराओ या फिर आज़ाद कराते कराते मर जाओ। ऐसे नहीं कि मार दो, या तो आज़ाद कराते कराते मर जाओ या आज़ाद करा दो, है ना। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई के यहाँ पर ये सही नहीं है, ग्वालियर टैंक मैदान है से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते समय देशवासियों ने करो या मरो का आह्वान किया था मित्रों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले है, वो महात्मा गांधी के क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले ने ही गांधी जी को भारत आने पर 1 वर्ष तक देश का भ्रमण करने की सलाह दी थी, ताकि वे भारतीय जनमानस को बेहतर ढंग से समझ सके। आगे है अपना टॉपिक, ये जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रश्न है।
कि जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कराया था। तो ये है लाहौर अधिवेशन 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था 1929 में, और उसमें जवाहरलाल नेहरू ने की अध्यक्षता में हुआ था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। तो अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या प्रस्ताव पारित किया था? पूर्ण स्वराज। पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है वो लाहौर अधिवेशन ने ही पारित किया। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये दिन कब था? ये था 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने का संकल्प लिया था। तो 1929 में इन्होंने कहा था कि या तो अंग्रेज अपने को स्वतंत्र कर देंगे, और स्वतंत्र नहीं करते हैं तो 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी लिए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को फिर अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसलिए ही 26 जनवरी को अपना संविधान है वो लागू किया गया था मित्रों। आगे है, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने कितने वर्षों तक सेवा की? तो 16 वर्ष 9 माह तक सेवा की थी। ये आरपीसी 2015 में प्रश्न पूछा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 यानी 47 से 64 अपनी मृत्यु तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जो लगभग 16 वर्ष 9 माह की अवधि है। यह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं मित्रों। आगे क्वेश्चन है अपना कि नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने किस जेल में लिखी थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज इन्होंने लिखी थी अहमदनगर फोर्ट जेल में। अहमदनगर फोर्ट जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज कौन सी जेल से लिखी थी? अहमदनगर फोर्ट जेल से लिखी थी। जवाहरलाल नेहरू ने प्रसिद्ध पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसके भारत एक खोज 1942 से 45 के दौरान अहमदनगर फोर्ट जेल में अपने कारावास के दौरान लिखा था मित्रों। आगे है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जिसे शॉर्ट में नाम भी कहते हैं, के संस्थापक नेताओं में कौन शामिल थे? क्या इंदिरा गांधी शामिल थी? ना, जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसको कहते हैं नेहरू नासिर टिट्टो। तो इनमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। और कौन से नेता थे? जवाहरलाल नेहरू थे, यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो थे, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 3 प्रमुख संस्थापक थे। यह आंदोलन 1961 में बेलग्रेड में स्थापित किया गया था मित्रों। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में। कब है? 1961 में। दीर्घ काल से हमने भाग्य के साथ एक वादा किया है और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को पूर्ण रूप से नहीं तो काफ़ी हद तक निभाएं। यह प्रसिद्ध भाषण नेहरू ने कब दिया था? यह दिया था 15 अगस्त 1947 को, जिसको कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी में ये बातें कही थी उन्होंने। यह कथन जवाहरलाल नेहरू के ऐतिहासिक ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण की शुरुआत का हिस्सा है, जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में दिया था, भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर, यानी ये रात को ये भाषण दिया गया था। आगे क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के बाद मिली थी? तो ये बारडोली सत्याग्रह था 1928 में। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी मित्रों। सरदार पटेल ने 1928 के गुजरात के बारडोली में किसानों के एक सफल आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस सफलता से प्रभावित होकर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी मित्रों। आगे क्वेश्चन है, भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यह उपाधि उन्होंने क्यों दी गई थी? तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? रियासतों के एकीकरण में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए उनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क। कैसे? जर्मनी के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाई थी। इसी तरह सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाई थी, जिसके कारण उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है।
तो भारत का आविष्कारक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, सरदार पटेल को भारतीय सिविल सेवाओं का संरक्षक क्यों माना जाता है? उन्होंने सिविल सेवाओं के लिए संविधान में प्रावधान सुनिश्चित किए थे। सिविल सेवाओं के लिए क्या किए थे? संविधान में प्रावधान है वो सुनिश्चित किए थे। सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के बाद एक मजबूत केंद्रीय प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं, ऑल इंडिया सर्विसेज को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा। क्या कहा? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, और उनके स्थायित्व और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों, आगे क्वेश्चन है मौलाना आज़ाद से संबंधित। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा उर्दू में प्रकाशित प्रसिद्ध साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था अल हिलाल और अल बलाग। अल हिलाल और अल बलाग किसका समाचार पत्र था उर्दू में? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का था। आरपीसी 2018 में प्रश्न पूछा गया। मित्रों, मौलाना आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल और उसके बाद अल बलाग नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए थे, जिनका उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के बीच राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ावा देना, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष और स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कैसे? मौलाना आज़ाद 1923 में 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? मौलाना आज़ाद रहे हैं। इनके अलावा वह 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे, जो स्वतंत्रता पूर्व सबसे लंबा कार्यकाल था, क्योंकि इस दौरान युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण कोई चुनाव नहीं हुआ था, इसलिए उन लंबे समय तक रहे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे 1947 से 1958 तक। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जैसी महत्वपूर्ण शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्रों, आगे अपना क्वेश्चन है BR अम्बेडकर से संबंधित, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी बहिष्कृत हितकारिणी सभा? 1924 में। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदायों के सामाजिक शैक्षिक उत्थान के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो था। किसका? बहिष्कृत हितकारिणी सभा का। पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट भी जिसे कहते हैं, पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। मित्रों, पूना समझौता सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। यह समझौता सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान के विरुद्ध गांधी जी के आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप हुआ था। इसके तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मित्रों, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे। उन्हें भारत के संविधान का जनक भी माना जाता है। यानी भारतीय संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्योंकि वह संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके वो क्या थे? अध्यक्ष थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट समिति थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? तो अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय यानी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार प्रदान करता है। यानी किसी भी व्यक्ति का अधिकार छीना जाता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। ये इसलिए इसको संविधान की आत्मा या हृदय कहा है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जीवित रहेगा। कब कहा था? कराची अधिवेशन 1931 में। यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी ने 1931 के कराची अधिवेशन में कहा था, जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के तुरंत बाद आयोजित किया गया था। मित्रों, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। पहले कौन थे? विनोबा भावे और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के तहत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार 1946 में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि यह प्रश्न सीधे तौर पर 5 नेताओं से संबंधित नहीं है, लेकिन वे सभी अंतरिम सरकार का हिस्सा थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम सरकार में खाद्य एवं कृषि मंत्री का पोर्टफोलियो मिला था। किस नेता ने कैबिनेट मिशन योजना को सबसे कमजोर कड़ी जिसने भारत की एकता को खंडित करने से बचाया कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी किस नेता ने कैबिनेट मिशन योजना को सबसे कमजोर कड़ी कहा था जिसने भारत की एकता को खंडित करने से बचाया था? सरदार पटेल ने 1946 में कैबिनेट मिशन योजना का समर्थन किया था। उन्होंने इसे एक ऐसी योजना माना था जो कुछ हद तक भारत की एकता को बनाए रख सकती थी, जबकि जिन्ना की अलग पाकिस्तान की मांग बढ़ती जा रही थी। आगे है 1930 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए दलित वर्गों के आंदोलन में कौन सा समाचार पत्र प्रमुख था? तो ये था मूक नायक। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए दलित वर्गों के आंदोलन में कौन सा समाचार पत्र प्रमुख था? तो ये था मूक नायक। डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में मूक नायक नामक पाक्षिक पत्रिका शुरू की थी, जो दलितों के विचारों और संघर्षों को आवाज़ देने वाला पहला प्रमुख प्रकाशन था। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप किसी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट करना और चैनल को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।